इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म, आज हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल ले रहे हैं एनसीईआरटी से और कुछ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 माइक्रोमीटर। तो आपको 1 माइक्रोमीटर लेंथ दिया है साइड ऑफ द क्यूब का, एक डोमेन जो दे रखा है फेरोमैग्नेटिक आयरन का, एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन द डोमेन एंड द मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मूवमेंट। तो हमें निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो मैक्सिमम कब होगी? वो मैक्सिमम तब होगी जब डोमेन के सारे जितने भी एटम्स उसके अंदर थे, सपोज उसके अंदर थे नंबर ऑफ एटम्स थे n, वो सारे एटम्स अगर उन सब की मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाए, यानी हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें एक एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ, तो आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ क्या देता है आगे? डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। ओके, द मॉलिक्यूल ऑफ मास ऑफ आयरन। ओके ठीक है, आयरन का हमें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो आयरन का हमें दिया है मॉलिक्यूलर वेट, वो हो गया 55 ग्राम पर मोल। एंड हमें एवोगैड्रो नंबर से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम चेंज करेंगे इसको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। एंड डेंसिटी भी गिवन है, रॉ जो है डेंसिटी 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आपको गिवन है। अगर हमें पूरा एंटायर उसका डोमेन का वॉल्यूम निकालना पड़े तो हम देखेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब, जो लेंथ थी उसका क्यूब होगा, और वो लेंथ कितनी है, 10⁻⁻6 है, मीटर है, और उसका हमें लेना है क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम, लेकिन हमारे पास मास नहीं है। मास निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, जो वैल्यू दे रखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो है हमने मल्टीप्लाई करा, तो डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, वॉल्यूम है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, उसका इनफैक्ट हमें होल का क्यूब लेते हैं। एंड डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में दे रखे, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, 9 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं यू विल गेट 7.9 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम। ये हमारे पास आ जाता है मास ऑफ डोमेन, ये है आपके पास मास ऑफ डोमेन। फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया है। हमें उन्होंने दे रखा था अ डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, क्यूब की फॉर्म में है, एक डोमेन बना हुआ है फेरोमैग्नेटिक आयरन का, और उसकी लेंथ हमें दे रखी थी। अगर आपको लेंथ दे रखी है तो आप उसकी एंटायर वॉल्यूम निकाल सकते हो डोमेन की, हमने वॉल्यूम निकाल ली, लेकिन एक एटम का जो डेंसिटी थी उसमें एटम डेंसिटी जो थी ये भी दे रखा थी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयरन इज दिस मच एंड इट्स डेंसिटी इज दिस मच। 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें डेंसिटी दे रखी है आयरन एटम की। हमने डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया एंटायर वॉल्यूम से, ताकि हमें पूरा मास डोमेन का मिल जाए। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें पूरे डोमेन का मास मिल गया। हमें पहले डोमेन का वॉल्यूम निकाला, फिर उसको हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट कि हमें डोमेन का मास मिल जाए। अब हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो हैं पर्टिकुलर डाइपोल जो है उसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, इन दिस मच ऑफ ग्राम ऑफ मास में कितने एटम्स हैं। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स n निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास एवोगैड्रो नंबर इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने यहाँ सबकी वैल्यू प्लेस कर देनी है, एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस आई एम डायरेक्टली राइटिंग, आई जस्ट कैलकुलेटेड इट एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 10⁻10 एटम। नाउ हमारे पास एटम आ गया है, नंबर आ गए हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, और हमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें n को ईच डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करना था, और वो हम कर देते हैं। यहाँ पर ईच डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आपके पास आ गई n इंटू m, m जो थी ईच केस के लिए, तो ईच की वैल्यू आपको गिवन है, यानी 8.65 इंटू 10⁻10 को आप 9.27 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर से, देन यू विल बी हैविंग द एंटायर आंसर जो भी आपके पास टोटल कैलकुलेशन से आएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8 इंटू 10⁻13
एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। एंड अब हमें निकालना है, आगे देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हमें निकालना था। दो चीज़ें निकालनी थी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड डाइपोल मूवमेंट जो निकालनी थी वो भी मैक्सिमम वाली। सो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट निकालना था और मैग्नेटाइजेशन निकालते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालते हैं, वो भी निकालते हैं। Now intensity of magnetization is magnetic moment per unit volume। तो अब magnetic moment हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट वो हम यहाँ प्लेस करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 8 × 10⁵ एम्पियर मीटर इनवर्स। आपको सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पुट करनी है जो अभी हमने कैलकुलेट की 8 × 10⁻13 आती है, एंड वॉल्यूम हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे विच वॉज 10⁻18 मीटर क्यूब। तो हमने इसको जब सॉल्व किया वी गेट द आंसर कि हमारे पास 8 × 10⁵ एम्पियर मीटर इनवर्स आता है। Now this is example number 5.5 and figure shows a magnetized needle P placed at the point O. The arrow shows the direction of the magnetic moment and the other arrow shows different positions of an identical magnet needle Q। यानी आपको दो मैग्नेटाइज निडल दे दी हैं, एक P और एक Q। एक P को उन्होंने सेंटर O पॉइंट पे प्लेस कर दिया और बाकी जो निडल पोजीशंस हैं वो Q की डिफरेंट पोजीशंस इन्होंने शो की है। Q एक और निडल है जो वो अलग अलग पोजीशंस पे रख रहे हैं, यानी एक पोजीशन उसकी Q1 रही होगी, देन Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस दिखाई हुई हैं कि कहाँ कहाँ पर हम Q को रखें और अलग अलग सिचुएशन में आपको यहाँ पर P के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। सो यानी कि आपको बताना है कि इन सब केसेस में से, इन सब पोजीशंस में से कौन सी पोजीशन होगी जो स्टेबल के लिए होगी, कौन सी अनस्टेबल के लिए, कौन सी पोजीशन आपको इक्विलिब्रियम देगी ही नहीं और कौन सी आपको लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी देगी। तो हमें पता है कि अगर हम मैग्नेटिक नीडल P को ये प्लेसमेंट दे रहे हैं, यानी कि इस एक्सिस पे वो लाई कर रही है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट, यानी पॉइंट यहाँ और यहाँ, ये क्या पॉइंट्स कहलाएंगे, ये इक्वेटोरियल पॉइंट्स कहलाएंगे, जबकि इसके एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट्स क्या होंगे, एक्सियल पॉइंट्स होंगे। तो और हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, एक्सियल के लिए ये फॉर्मूला होता है, दैट इज़ μ0/4π 2m/r³, और इक्वेटोरियल के μ0/4π m/r³। तो यहाँ m क्या है, m मैग्नेटिक मोमेंट है जिसको मैं कैपिटल में ले रही हूँ, तो आई विल राइट इट इन कैपिटल। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट। सो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गई, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है कि अलग अलग पोजीशंस आपको क्या सिचुएशन दे रही है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हर एक सिचुएशन के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था हमारे पास -m.b। तो डॉट आप हटाएंगे तो यू विल गेट mv cos थीटा, या जिसे मैं लिख सकती हूँ -mv cos ऑफ थीटा। तो यानी वी हैव टू सी दैट ईच केस के अंदर थीटा की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं केस Q1 और Q2 की बात करूँ तो थीटा इन दोनों ही केसेस में क्या हो जाता है, 90 डिग्री। लेकिन कॉस अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 इज़ 0। तो कॉस 90 तो 0 हो गया, दैट मीन्स योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। सो अनइक्विलिब्रियम स्टेज कौन सी है, जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो कौन कौन है, देयरफॉर Q1 एंड Q2 आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। पहला केस हमारे पास आ गया। अब हम सेकंड केस देखते हैं, यानी उन्होंने कहा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम बताइए और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताइए। तो अब हम बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स की, हम एक एक करके निकाल लेते हैं। स्टेबल अनस्टेबल का हम एक एक केस देख लेंगे। तो पहले अगर ये निडल है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और वो घूम के वापस इसी डायरेक्शन में बेंड होगी। तो फील्ड लाइंस ऐसी आई, तो यानी कि P की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी जिस डायरेक्शन में आपकी Q पॉइंट कर रही थी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। जबकि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाएंगी। मैं इसको अलग कलर से बनाती हूँ सो दैट कि आपको क्लियरली समझ आए कि फील्ड लाइंस ये थी, यहाँ पर भी फील्ड लाइंस ऐसे ही बेंड करके आएंगी। तो एरो ये है, तो फील्ड लाइंस घूमेंगी यहाँ पर, जबकि यही फील्ड लाइंस घूमकर वापस एंटर करने वाली हैं। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे जानी है। सो ये हो गई सिचुएशन। तो अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो इसके लिए तो एंगल हो गया कितना, 180।
Q5 के लिए और Q3 के लिए एंगल दोनों सेम डायरेक्शंस में है। सो अब एंगल कितना हो गया, वो हो गया आपके पास सेम डायरेक्शन, तो थीटा हो गया 0। सो अगर मैं निकालती हूँ पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, पहले थर्ड केस के लिए निकालते हैं, तो U3 निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर द थर्ड केस, और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर इस Q के लिए मान लेते हैं एक तो, और एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी इस पॉइंट पर, इसकी वजह से, पॉइंट P की वजह से। वो है कैसा पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला ये था, तो म्यू नॉट बाई 4 ऑफ पाई m ऑफ P बाय r ऑफ क्यूब। एक का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हम कह रहे हैं, और डॉट हटते ही यहाँ क्या आना चाहिए था, अगर हम डॉट रिमूव करते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉस, इन दोनों में कितना था, cos 0। सो आपके पास फॉर्मूला बचेगा म्यू नॉट बाई 4 ऑफ पाई एम क्यू एम ऑफ पी बाई आर ऑफ क्यू। ये किसके लिए, U3 के लिए आ गया। इसी तरीके से U5 के लिए हम निकालेंगे, लेकिन अब एंगल कितना है, 180 है, और 180 है तो फॉर्मूला तो यही बनेगा, बट यहाँ माइनस सिंबल था हमारे पास, लेकिन इस केस में माइनस सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो जाएंगे दोनों, 180 की वजह से भी माइनस सिंबल आया, और वो माइनस और माइनस इसको रिजॉल्व कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा एम क्यू एम पी बाई आर ऑफ क्यू। सेम वे हम निकालते हैं U4 के लिए, एंड U4 के लिए भी निकालें, तो उसके अंदर भी म्यू नॉट बाय 4 पाई आ रहा है। अब आप देखें म्यू नॉट Q4 में सिचुएशन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो फील्ड लाइन कोई इस डायरेक्शन में होगी, तो ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, लेकिन ये पॉइंट कैसा है, एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट में मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, ये 2 फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। 180 बन रहा है तो आपके पास प्लस साइन बनेगा, माइनस की जगह प्लस साइन आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम क्यू एम पी बाई आर ऑफ क्यूब। सेम ऐसे ही आप निकालें U5 के लिए, U6 के लिए सॉरी, सो उसके लिए भी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 ऑफ एम क्यू एम पी बाय आर ऑफ क्यूब, लेकिन अब की बार नेगेटिव साइन रहेगा, क्योंकि अब फील्ड कैसी है, सेम डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ पर पेन करके उसी डायरेक्शन में एंटर करेंगी। हम कह सकते हैं इसी डायरेक्शन में। अगर मैं इसे दूसरे कलर से आपको दिखाऊं तो ये इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं दोनों। ये ऑरेंज कलर किसके लिए, P के लिए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पॉइंट करें, आउटवर्ड, तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में हो गई, इसी वजह से आपको नेगेटिव साइन दे रही। अब हम निकाल सकते हैं कि कौन सा आपको स्टेबल केस देगा। तो स्टेबल केस कब मिलता है, जब आपके पास एंगल कितना हो, 0। सो यानी कि Q3 और Q6 जो कि आपको एंगल 0 की वजह से मिल रहे थे, इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इधर भी दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो ये दोनों केस हो जाएंगे स्टेबल के लिए। Q3 एंड Q6 वो कैसे केस हैं, स्टेबल, और Q4 एंड Q5 कैसे केसेस हो गए, अनस्टेबल हो गए। रीज़न भी लिख देते हैं, यहाँ थीटा क्या था, 0 था, यहाँ थीटा क्या था, 180 था। दो देवर गिविंग द पॉजिटिव वैल्यू, देखिए Q5 में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, Q4 में अभी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी 5th पोजीशनिंग के लिए देखिए, 4th पोजीशनिंग के लिए देखिए, दोनों में आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। अब हम केस देख लेते हैं कि मिनिमम का केस था, तो बी का केस हमने निकाला है कि स्टेबल अनस्टेबल के हमने केसेस निकाल दिए। बी का ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था। अब हम देख लेते हैं सी पार्ट। सी में कह रहा है लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है, तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का केस हमें बताना था, तो वो तो बहुत ही क्लियर है कि इन सब में जो लोएस्ट है वो ये वाली U6, 2 से मल्टीप्लाई भी हो रही है, नेगेटिव भी है, तो ये हो गई आपकी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो U6 इज लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हो गया, केस सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.15। A short bar magnet of magnetic moment 5.25 into 10⁻⁻², यानी कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, वो मैंने लिख दिया है, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन। सो सपोज हम कह देते हैं आपकी अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन ये थी, और इसके परपेंडिकुलर आपने एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया। सो हमसे एक पॉइंट तो उन्होंने ये बोल दिया, आगे सुनते हैं। At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with the earth magnetic field। वो कहता है कि इसकी भी, ये तो हो गई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ दिस बार मैग्नेट। इन दोनों का कोई रिजल्टेंट होगा, और उस रिजल्टेंट को अभी मैं नहीं शो करती हूँ क्योंकि दोनों अलग केस मांग रहा है। इन दी नॉर्मल बाइसेक्टर, ओके, एक केस बोल रहा है नॉर्मल बाइसेक्टर में। सो अगर हमें पॉइंट P दे दिया जाए और
पॉइंट पी इसका इस बार मैग्नेट का नॉर्मल बाइसेक्टर है, तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी बिकॉज ऑफ दिस बार मैग्नेट, उसको कहते हैं वी इक्वेटोरियल। तो बी इक्वेटोरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, इन दोनों का कोई रिजल्टेंट होगा जो आपको यहाँ मिलेगा। वो कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द मैग्नेट, इस मैग्नेट के सेंटर से कितनी दूरी पर रिजल्टेंट फील्ड ये है, दिस इज योर बी रिजल्टेंट। अच्छा, अब इसको भी बी बोल रहे हैं, इसको भी, तो इसे हम बी नॉट कह देते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम सिंबल दे रहे हैं बी नॉट, क्योंकि हमें रिजल्टेंट को बी बोलना था, या बी आर बोल देते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल और इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द अर्थ। तो ये जो रिजल्टेंट है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री एंगल बना ले। किस केस में? पहला केस ही मैंने फिगर ये पहले केस का बना दिया है, इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, यानी कब? जबकि मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हमने वो पॉइंट जो लेना है वो कहाँ लेना है? नॉर्मल बाइसेक्टर पे। तो मैंने एक बार ये ले लिया पॉइंट पी को नॉर्मल बाइसेक्टर पे। दूसरे केस में वो कहता है कि व्हेन इट इज़ एट इट्स एक्सिस, जब ये इसके एक्सिस पे हो। तो अगर मैं दूसरे का फिगर भी बनाऊँ तो मैं यहाँ दूसरे का फिगर भी बनाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगी सिचुएशन क्या है। ये नॉर्थ साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वो परपेंडिकुलर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगी, लेकिन अब की बार हमें पॉइंट पी लेना है यहाँ कहीं, उसके एक्सिस के अलोंग लेना है। सो अगर हम उसके एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो आपको पता है एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होती है। तो मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन अगर ये हो जाती है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरफ, तो अब रिजल्टेंट बनेगा कहीं यहाँ। तो ये बी रिजल्टेंट आ गया, ये आ गया बी नॉट, और ये पॉइंट क्या है? ये एक्सियल पॉइंट है। दिस इज आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक्सियल पॉइंट, और अब की बार भी एंगल यही 45 डिग्री बन रहा है। तो हमने दो केस लिए, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बताना है। तो इस सेंट्रल मिड से हमें ये पॉइंट पी का डिस्टेंस बताना है, और इस केस में भी हमें सेंटर मिड से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस आपको बताना है। तो लेट अस स्टार्ट। आई हैव मेड अ लिटिल करेक्शन हेयर, क्योंकि यहाँ मैंने नॉट बना दिया था, जबकि इक्वेटोरियल प्लेन पे जो डायरेक्शन होती है वो डायपोल की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो अगर हम साउथ से नॉर्थ डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है इनसाइड में, तो इक्वेटोरियल में अपोजिट होगी। तो मैं बाई चांस गलती से यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ साउथ लिख दिया, सेम यही गलती यहाँ पर भी हुई थी, तो मैंने इसे करेक्ट कर दिया। तो अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। यस, अब हमें क्या निकालना है? हमें ये टेंजेंट 45 निकालना है। तो टेंजेंट ऑफ 45 केस फर्स्ट लेते हैं। टेंजेंट 45 क्या होना चाहिए? दिस इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी बी इक्वेटोरियल अपॉन बी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ हमें एक सिंपल चीज़ मिल गई कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी नॉट के इक्वल होगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ही बराबर होगी। आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, 0.42 वैल्यू आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की दे रखी है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर ऑफ क्यूब, लेकिन इसी को हम इक्वेट करते हैं 0.42 से। हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम इसे इक्वेट करेंगे 0.42 इंटू 10⁻, गॉस को ले रहे हैं 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। हमें आर क्यूब चाहिए, तो हम आर क्यूब के लिए सॉल्व करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स वहीं रखते हैं। 4 पाई और m बाय जो ये मैग्नेटिक फील्ड थी ये हम इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो 0.42 इंटू 10⁻⁻4। नाउ प्लेस एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव। मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमें गिवन है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी यहाँ प्लेस कर दें। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 वो हमें पता ही है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करें यू विल गेट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या 5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, दोनों में से लिख सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है केस 2 के लिए। केस 2 में भी वही हम टेंजेंट ऑफ 45 लेंगे, लेकिन अब की बार हम इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं, बी ई क्यू बाय बी नॉट नहीं लेंगे, बल्कि अब की बार हमारा पॉइंट क्या है? एक्सियल है। तो बी एक्सियल पॉइंट बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ ले लेते हैं रेशो। अगेन 45 1 हो जाता है, तो अब की बार हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 ऑफ पाई, और ये फॉर्मूला था 2 ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ट्वाइस होती है मैग्नेटिक मूवमेंट बाय आर क्यूब, एंड इसको हम बी नॉट के इक्वल अब
पुट करेंगे, क्योंकि अभी भी आपका वही आ रहा है, बी एक्सियल जो है वो बी नॉट के इक्वल आ रहा है। हमने इसको यहाँ पे पुट करना है। अगेन वैसे ही आर क्यूब के लिए कैलकुलेशंस करनी है, वो कितनी हो रही है आपकी म्यू नॉट बाय 4/2m बाय यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो बी नॉट की वैल्यू जब आप प्लेस करते हैं, योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 6.3 सेंटीमीटर। सो इट कम्स आउट 6.3 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फाइनल कैलकुलेशन मेथड मैंने बता दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है। बेसिकली इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये होती है कि लैंग्वेज हमें कई बार समझ में नहीं आती। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 5.18 क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।